नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 14वीं किस्त, 14th पार्ट। सुनिए। दिलबहार बुआ माफ कीजिएगा। दिलबहार बुआ चाय की कश्ती लाकर एक मेज़ पर रख गई। फेनी बिटिया, तुम इज्जत करो, मानिक भाई ने सफ़िया को मुखातिब किया। सफ़िया सुल्ताना मिसेस ढोंडी की लाजवाब उर्दू की आदी थी, लेकिन उस वक्त चकरा गई। ओहो, ये डू द ऑनर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा था। थोड़ा चाय। पिंकी ने मुस्कुराकर मिसेस ढोंडी की ज़बान में सफ़िया को पुकारा। अरे मानिक खाला, आप कहाँ चली? अक्सर शाम के वक्त के वो सारे बहन भाई बाहर खेल कूद में मसरूफ़ होते, मिसेस ढोंडी अपनी मुन्नी सी टमटम, जिसमें उतना ही मुन्ना सा सफ़ेद घोड़ा जुता रहता था, खुद हाँकती हुई 3 कटोरी हाउस के फाटक में दाखिल होती। बरसाती में से सोनाकली हाँक लगाती। एमी बिटिया, तुम्हारी मानिक खाला आए हैं। तब से वो सब उनको खाला के बजाय खाला कहते आए थे कि खाला में बड़ा भोला सा प्यार था। ये भी एक नौ की वज़ादारी थी, और मिसेस ढोंडे की वज़ादारी ये थी कि उनकी अंग्रेज़ी नुमा उर्दू मनोअन बरकरार थी। बकौल मिसेस ढोंडी, जब अंग्रेज़ आदमी लखनऊ पर आया सिपाही लड़ाई के बाद, तब उन लोगों को दारू पिलाने वास्ते हमारा दादा ससुर बॉम्बे से पहुंचा। और जब तक मानिक भाई नूरे खुदा की सिंबल आतिश बहराम के आगोर रुस्तम जी से शादी बनाकर ये साइड में आया, तब से उन्होंने अपनी उर्दू दां ससुराल की खातिर इतनी रियायत की थी कि इंग्लिश फ़िक्रों, तरकीबों और मुहावरों का लफ्ज़ी तर्जुमा करके मुसलसल उर्दू बोलती थीं। कमरे में वापस आकर वर्की समोसे पेश करते हुए उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ डिंकी बच्चे कि तुम पाकिस्तान में बहुत अच्छा करते होगे, यानी डूइंग वेल। जी हाँ मानिक खाला। और तुम्हारे प्यारे बाप, वो भी कराची वापस आ गए। कितना उम्दा। मिसेस ढोंडी मुतमईन होकर बैठ गई। कल जरीना सुल्तान ने अपनी इस कदीमी वफादार फैमिली फ्रेंड से कहा था कि पिंकी बूढ़े हुए जा रहे हैं। फिरोज़ा इतने बरसों बाद माशा अल्लाह से सयानी होकर आई हैं। उनको बहुत अच्छी लगी, उनसे ब्याह करना चाहते हैं। डिंकी मियाँ से मालूम कीजिए, वो अपनी बहन के लिए ये पैगाम मंजूर कर लेंगे। मुझे पता है उनके घर में उन्हीं का हुक्म चलता है। पिंकी खुद फिरोज़ा से क्यों ना पूछे? आपको तो इल्म है मानिक भाई, हमारे के यहाँ लड़की से डायरेक्ट बात करने का दस्तूर नहीं। आप डिंकी से ही दरियाफ्त कीजिए। चुनांचे मिसेस ढोंडी नफरती के प्रोफाइल वाला मिस्री पूफ खींचकर डिंकी के नज़दीक जा बैठी। धीरे से कहा, बेचारे बॉबी की पहली शादी चट्टानों पर गई, दूसरी भी बहुत कुछ आरजू के लिए छोड़ती है, बट तुम्हारा अंकल विकी की सेकेंड मैरिज बहुत अच्छी जा रही है। अब अपना पिंकी बोलता है, अगर उसका कज़िन फेरी इधर आ जाए। इधर किधर? डिंकी ने चौंक कर पूछा। इधर, ये साइड में। ओ, नामुमकिन खाला। क्यों? हाँ, ये बात बरोबर है कि फिरोज़ा कराची, लंदन, पेरिस में पला बड़ा। लखनऊ में उसका जी कैसे लगेगा? पन
ये बात नहीं है मानिक खाला, बल्कि बल्कि नज़रियात, रवैये, लाइफस्टाइल मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा अलावा अजी वो एक अंग्रेज़ नौजवान से शादी का फ़ैसला कर चुकी हैं। डिंकी, तुम लोग अपना सगा वाला से शादी अप्रूव नहीं करता, इंग्लिश छोकरे से अप्रूव करता। वो मुसलमान होकर निकाह पढ़वाएगा, उसने ये शर्त मंजूर कर ली है। वो तो समझे, मानिक भाई ने होंठ पिचकाए। बम्बई वालों का मानी खेस समझे, डिंकी ना समझे। उई, सफ़िया सुल्ताना ने ज़ोर की चीख मारी और काउच से उछलकर बाहर भागी। डिंकी घबरा कर उठे। एक छिपकली शाह ईरान की तस्वीर के पीछे से निकलकर मलका एलिज़ाबेथ की तस्वीर के पीछे को रेंग गई। बरामदे में पहुंचकर सफ़िया चिल्लाई, पिंकी, डिंकी, फली, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे मारो, निकालो। डिंकी बाहर गए। छोटी खाला पहले मिराकी थीं, अब बाकायदा सनक गई हैं। वो बरामदे में आवेज़ा गमलों के नीचे बौखलाई खड़ी थीं। छोटी खाला, हमने तो न्यू गिनी में छिपकलियाँ उड़ती देखी हैं, ये लहीम शहीम एगवाना, प्लीज़ इसे मारो। मानिक खाला के ड्राइंग रूम में किस कदर फर्नीचर ठुसा हुआ है। छिपकलियों से मामूर होगा ये सारा घर। कितनी मारेंगे और इतने सामान में उन्हें ढूंढेंगे कैसे? जब चीज़ें बोसीदा हो जाएं, उनमें अलाएँ बलाएँ रेंग नहीं लगती हैं। तुम एंटी कल्चर हो गए हो, मुझसे बहस मत करो। रहा बलाओं का मामला, बताशन बुआ कहा करती थी, छिपकलियाँ दरअसल जिन्नात हैं, इस वजह से उनसे डर लगता है। और याद रखो डिंकी, मैं मौत से महज इसलिए खौफजदा हूँ कि कब्र में छिपकलियाँ होंगी। छोटी खाला, आई एम सॉरी। डिंकी ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा और कमरे में वापस ले गए। मिसेस ढोंडी महात्मा बुद्ध के सामने शमय जलाकर फ्रांसीसी दरीचे में चली गई और गुरूब आफताब की ज़रतुश्ती दुआ पढ़ने में मशगूल हो गई। पिंकी, फली, आमिना और मिस्टर लाल काका बाहर जा चुके थे और बाग में टहल रहे थे। कमरा खामोश हो गया। टिक टिक टिक। कदीम ग्रैंडफादर क्लॉक खुट खुट खुट। दरीचे के बाहर खुट खुट बुढ़िया। खट खट खट। कोना 24 जीने पर कदमों की चाप। दरीचों के रंग बिरंगे शीशों में से छनती रोशनी के मुंतशिर शक्करपारे फर्श पर से गायब हो गए। दफतन सफ़िया के अंदर उसी आवाज़ ने जो बरसों से उनको तंग कर रही थी, बहुत दिनों बाद नमूदार होकर कहा, आदाब अर्ज़ है। उनका रंग फ़क हो गया। बुत सी बैठी रही। कई माह से ये आवाज़ खामोश थी। इस वक्त यकायक उसने अपनी मौजूदगी की याद दिलाई। चंद मिनट बाद उसने सरगोशी की। गिर गई। डिंकी उनके पास आन बैठे। छोटी खाला, आप मुझे एंटी कल्चर क्यों समझती हैं? वो चौंकी और फिर जोश से बोली, इन पारसियों को देखो, सारी दुनिया में उनकी तादाद घटते घटते इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की सर्कुलेशन से कम रह गई, मगर अब तक अपनी खुसूसियात उन्होंने बरकरार रखी हैं। डिंकी चुप रहे। ये लोग बरकरार रखने के चक्कर में हमें क्यों फंसाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि फ़िरोज़ा पिंकी से शादी कर ले और मैं विकी मामू की लड़की ब्याह ले जाऊं। क्यों? महज इसलिए कि रिश्तेदार हैं। डिंकी को याद आया, वीज़े की मुद्दत करीबुल ख़त्म थी। उनकी अम्मी परवीन सुल्ताना कपड़ों की ख़रीदारी में इस तरह मुनमहिक थीं
लेकिन ताबड़तोड़ ब्लाउज नहीं सिलवाती थी। वो और फिरोज़ा अब एक से एक स्टाइलिश शलवार कमीज पहनती थी, जिन पर फ्रांसीसी मलबूसात का धोखा होता था। हम लोग वाकई एक अलहदा कौमी शिनाख्त रखते हैं। फिरोज़ा ने आमिना से फ़खरिया कहा, अब वो पिंकी से शादी करके यहाँ कैसे आ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे बड़ी जहनी और तहजीबी कशमकश का सामना करना पड़ेगा। मगर जब वो बहैसियत मिसेस ब्रायन मॉरलैंड इंग्लैंड में रहेगी तो क्या कोई कशमकश? खैर, ये उसका ज़ाती मामला है, मुझसे मतलब। बंदा अपने लिए जो बेहतर समझता है वही करता है। शिनाख्त और तशख़्ख़ुस तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है, पिंकी ने कहा। हम लोग तो पहले जो पहनावा पहनते थे वही अब भी पहनते हैं। हमारे तज़रे माशरत में कोई होशरुबा इनकलाब नहीं आया। चौड़े पाइचों के मर्दाने पायजामे और दुपल्ली टोपी, अब सियासत लिबास भी डिक्टेट करेगी। क्यों नहीं? अतातुर्क ने अपने लोगों को यूरोपियन बनाया, खुमैनी ने औरतों को फिर महजूब कर दिया। तुम्हारे यहाँ खादी का ताल्लुक ही सियासत से था, और सारे चीनी नीला ट्यूनिक पहन रहे हैं। यार, हमारी अम्मी ने बड़े चाव से तुम्हारे लिए शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा सिलवाया है, उनका दिल रखने के लिए ही सही। हाँ, बतौर फैंसी ड्रेस पहन लेंगे। फ़ौरन अफसोस हुआ, ऐसा कठोर जवाब नहीं देना चाहिए था। एक और नुक्ता जहन में आया, यार पिंकी, शिनाख्त तुम्हारा भी तो मसलक बन गया है। जिस नौजवान को देखो, चेहरे पर दाढ़ी और बुरके ही बुरके। दोनों ने एक एक पॉइंट स्कोर किया और मुस्कुराए। फली की छोटी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट महनाज ढोंडी ने कार लाकर ऐन दरीचे के नीचे रोकी और हॉर्न बजाकर पुराने अंदाज में चिल्लाई, हेलो डिंग डोंग डिंकी। बचपन में हर तीसरे साल जो 1-1.5 महीना लखनऊ आकर गुजारते थे, वो हम सबका मुश्तरका ख़जाना है, उसे बर्बाद नहीं होना चाहिए, डिक्की ने सोचा। बाग में से आमिना की आवाज़ आई, भाई महनाज, चलो आज शाम डिंकी विंकी को ताफतन और रेशमी कबाब खिलाएं और कश्मीरी चाय टू वॉश इट डाउन विथ। महनाज कमरे में आई। मिसेस ढोंडी ने पूछा, पिंकी फल्ली का खाता बाँचा? वो तुमको कई बार घंटी किया, जाकर पहले अपना मुंह करो। तुम ज़मीन पर किसी चीज़ की तरह नहीं लग रही हो। मैना समझ गई। डू योर फेस फर्स्ट, यू आर लुकिंग लाइक नथिंग ऑन अर्थ। ये उस उर्दू जुमले का अंग्रेजी मतलब था। वो हंसती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ी। दिलबहार बुआ, जो सामने से आ रही थी, एक स्टूल से उलझकर गिर पड़ी। आवाज़ ने कहा था, गिर गई। जब कोई बुरी बात होने वाली होती, आवाज़ पहले से सफ़िया को इत्तला कर देती। अब मामूली वाक़यात से भी आगाह करने लगी। वो सहमी हुई बैठी रही। शीरी बाई दौड़ी। रोड़ा बाई मुतबस्सम थी। गिद्ध नहीं तो छिपकलियाँ। अब वो सब हंसी खुशी बातें करते मोटरों की तरफ जा रहे थे। आमिना ने पुकारा, छोटी खाला चलिए भाई, अभी फिरोज़ा को छोटे मामू के यहाँ से पिकअप करना है। हाथ पर छींट पड़ गई थी। गमले में से पानी टपक रहा था। ज़रा तहारत कराऊं। इनको तहारत का भी तो सौदा हो गया है, आमिना ने आहिस्ता से डिंकी को बताया। मम्मी चलो, फल्ली दहाड़े। नहीं बाबा लोग, तुम जाओ, अपने को खुश करो। मेरे को ज़रा कप हाउस सफ़िया के संग चली जाऊंगी। मानेक भाई ढोंडी ने
3 कटोरी हाउस को हमेशा कप हाउस ही कहा था क्योंकि वो आसान था। अब अगला चैप्टर, इसका उन्वान है बोहेमियन गर्ल। बोहेमियन गर्ल। बॉबी मियाँ के घर से फिरोज़ा को लेकर तरसों शाम जब वो शीरमाल खरीद जो माफ़ कीजिएगा बॉबी मियाँ के घर से फिरोज़ा को लेकर बॉबी मियाँ के घर से फिरोज़ा को लेकर तरसों शाम जब वो शीरमाल खरीदने तहसील की मस्जिद की सिमत जा रहे थे, कश्मीरी मोहल्ले से गुजरते हुए पिंकी ने अपनी कज़िन को मुखातिब किया, हमारे यहाँ जो कश्मीरी चाय बनती है, असल कश्मीरी नजाद लोग कहते हैं वो चाय काहे को है, सालन है। मेरे अजीज़ दोस्त ब्रायन मॉर्लन को फिरोज़ा ने ज़रा बेनियाजी से जवाब दिया, सब चाय बहुत पसंद है और आम का अचार। पिंकी के लिए इशारा काफ़ी था। मतानत से बोले, लंदन के अंग्रेज तो अब समोसे और तंदूरी चिकन पर फिदा हैं। अगली सुबह फिरोज़ा और डिंकी दिन भर के लिए छोटे मामू बॉबी के यहाँ चले गए, जो अपनी ज़ौजा सानी के साथ चिरैया झील पे रहते थे। शहला हाई कोर्ट रवाना हुई। पिंकी रेड रोज साइट पर गए। उनकी शादीशुदा बहन आमिना, जो पाकिस्तानी अजीज़ों से मिलने बम्बई से आई हुई थीं, अपने बच्चों की देख रेख में लगी रही। तीसरे दिन भी चौथी सुबह फिरोज़ा विकी मियाँ की बेटी सलीमा के साथ ख़रीदारी के लिए निकली, फिर बॉबी के घर चली गईं। विकी मियाँ की दुल्हन बहार आरा बेगम ने तोशा खाने की कुंजी निकाली। गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी नंद जरीना ने हुक्म दिया था, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पिंकी मियाँ दूल्हा बनेंगे, ज़रा कपड़ों को धूप दिलवा दो। रानी दुल्हन को इल्म न था। नरसों शाम मिसेस ढोंडी कसरे शीरी से आन कर तोते की तरह तोप का गोला दाग गई। फिरोज़ा तो एक इंग्लिशमैन से ब्याह कर रही है। इलायची खानम की नवासी साबिक गुलशन खानम मौजूदा रानी बहार आरा बेगम उर्फ रानी दुल्हन किसी गिनती में न थी, जो उनको फ़ौरन इस खबर से मुत्तला किया जाता। उस वक्त उन्होंने सोना कली और नूरन को आवाज़ दी। कोरी मार्किन में लिपटे ग्रां बहा मलबूसात संदूक से निकलवा कर पिछले दालान के तख्तों पर धूप में फैलाए। सहन में झाड़ू देने के बाद बूढ़ी अंगूरी आन कर सीढ़ियों पर बैठ गई और पिछली शादियों के किस्से दोहराने लगी। ज़रा बड़ी बिटिया और पैनी बाजी को बुला लाना, रानी दुल्हन ने नूरन से कहा। जरीना सुल्तान अपनी मंझली बहन परवीन और भांजी फिरोज़ा की नालायकी और बेमुरवती से असद नाला और पशमुर्दा थी, और पिंकी के बरक्स उन्होंने अपनी दुश्मनी छुपाने की भी कोशिश नहीं की थी। भला क्यों करती? शिकायत अपनों ही से होती है। वो बाहर आकर एक तख्त पर टिक गई। बेदिली से जोड़े उलटने पुलटने लगी। परवीन अपने कमरे से निकली। कुर्सी पर बैठकर चंद पुराने जोड़ों का जायज़ा लिया। अम्मा हव्वा के ज़माने का सामान, हमारे यहाँ तो कपड़े 3-4 बार पहने और गठरी में बांधकर फाटक पर रख देते हैं, जो चाहे उठाकर ले जाए, या गरीब रिश्तेदारों के लिए इंडिया ले आते हैं। जरीना ने सर उठाकर बहन को देखा। परवीन, तुम भी इस किस्म की गुफ्तगू करने लगी? अफसोस। परवीन ने ज़रा शर्मिंदा होकर एक गुलदोज कारचोबी दुपट्टे पर हाथ फेरा। ये पिंकी मियाँ की बरी अभी मुकम्मल नहीं है, रानी दुल्हन ने मुस्तैदी से बतलाया। परवीन और झेपी। बरी तो उन्हीं के घर जाने वाली थी। बात टालने को फौरन बोली, इतना लाजवाब काम, गोया मीनाकारी, सिवाय लखनऊ के और कहाँ। इस मसाले का जोड़ा हमारे यहाँ
15,000 में तैयार हो, यहाँ तो 4-5 हज़ार में ही बन गया होगा। इफ्लास की वजह से कारीगरी यहाँ इतनी सस्ती है। जरीना खामोश रही। परवीन ने सोचा शायद मैंने फिर गलत बात कह दी। भावच को मुखातिब किया, अरे दुल्हन भाभी, ये तो बड़ा खूबसूरत करारा है, ऐसा ही शैला के ब्याह के लिए सिलवाइएगा। बाहर आरा बेगम बातचीत में बहुत कम हिस्सा लेती थी। रेजिडेंट नंद जरीना के सामने तो बिल्कुल सिट्टी गुम रहती थी। दबी जबान से कहा, बैरिस्टर साहिबा, वो ब्याह की हामी तो भरें। अरे किसी हिंदू से कर लेंगी। परवीन ने आहिस्ता से जवाब देकर होंठ पिचकाए। जरीना ने सुन लिया। मिर्चें लग गईं। तुनक कर बोली, परवीन सुल्ताना, ये तुम क्या कह रही हो? याद करो, इसी जगह बैठकर अम्मा मरूमा से गिला करती थीं जब नई नई यहाँ से गई थीं कि वहाँ पर लोग जब इंडियन मुस्लिम लड़कियों की हिंदुओं से शादी के मुताल्लिक मुबालगा आराई करते हैं, तुमको कितना सदमा होता है। ताज्जुब पहनी, तुम भी बदल गई। बेचारी रानी दुल्हन अपनी दोनों जफादारी नंदों की जंग से नर्वस होकर उठी और फुर्ती से बावर्ची खाने की तरफ सरक ली। शोला जवाला जरीना ने बात जारी रखी, तुम्हें एहसास ही नहीं कि यहाँ शुरू शुरू में शुरफा की हिजरत के बाद बाकी मानदा की लड़कियों पर क्या बीती। उनके लिए रिश्ते गायब हो गए। ये शिकायत सुनते सुनते कान पक गए। 7 फाकों पर भी, माफ़ कीजिएगा, 7 फाकों पर भी यहीं पड़े रहते। सभी तो फाके नहीं कर रहे थे। आधी से ज़्यादा सर्विस जेंट्री भी रवाना हो गई। कोई गिला नहीं है। गदर के बाद मुग़ल शहजादियों को नानबाइयों और साइसों से ब्याह करने पड़े थे। यहाँ तो हमारे सामने सन 47 के बाद दर्जी और जुलाहे अशराफ के दामाद बने। इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। अरबिस्तान में तो आज तक दर्जी और कसाई अपने नाम के आगे फ़ख्रिया। ओहो, तुम इतनी जमहूरियत पसंद कब से हो गई? कस्बात में जाकर देखो, शुरफा की बिन ब्याही बेटियाँ अपने बाप दादा की आन संभाले बैठी हैं। बूढ़ी हो गई, स्कूलों में पढ़ा रही हैं। उन्हीं मुसीबत ज़दा शुरफा में से एक लड़की तो आपके दौलत खाने पर आई थी। आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? क्या किया? मैंने उसे भावज बनाना चाहा, तुमने बॉबी से मिलकर भांजी मारी। दिल से तो आप भी वो रिश्ता नहीं चाहती थी बचिया। भला क्यों? विकी निगरे रहते तो अपनी जायदाद आपकी औलाद के लिए छोड़ जाते, पिक्की को अपना वारिस बनाते। तौबा 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 परवीन, खुदा से डरो। रही चांदनी के सिलसिले में मेरी मुखालफत, तो जब मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मामलात की गहराई में जाऊं, इतनी समझ तो तुम्हारे अंदर अब भी नहीं है। शुक्रिया, तस्लीम। और ना मुझे इसका एहसास था कि विकी उसे इतना चाहने लगे। हम लोगों ने तो उन्हें हमेशा नीम दीवाना ही समझा। न उस कर्मोजली ने अपने बारे में बतलाया। एक बार कुछ अपने नाना के जामादार के शामियाने का जिक्र किया था तो मैंने झिड़क दिया कि जीत ना हाके। उसके बाद वो बिल्कुल चुप रहने लगी थी। ये तो हमें आज तक नहीं मालूम हुआ, न आप लोगों ने कभी तफसील से पता चलाने की परवाह की कि वो कौन थी। खामखा ही जलकर राख हो गई। और बजिया, अब दुनिया देखने के बाद उम्र के साथ साथ मुझे अकल आई है। और आप भूलती हैं कि मैंने तो उसे अमेरिका ले जाना चाहा, अम्मा ने मना कर दिया। हम सब सारी ज़िंदगी अपनी गलतियों और ख़ामियों के लिए दूसरों को मुल्ज़िम ठहराते हैं। ये बशरियत का तकाज़ा है। विकी अपने बीवी बच्चों में खुश हैं, और क्या चाहिए। चांदनी गरीब अपनी ज़िंदगी उतनी ही लिखा कर लाई थी। ये जिक्र तो बीबी तुम्ही ने निकाला।
रहा ये कौन अपने लिए क्या लिखवा कर लाया है, ये किसे मालूम। सफ़िया स्कूल में थी। एक बार अम्मा उनके लिए बनारसी दोशाला खरीद रही थी। दुकानदार ने कहा, रानी साहब ले लीजिए, बहुत चलेगा। अम्मा ने जवाब दिया, ए दुई, कि सारी उम्र उसे यही निगोड़ा दोशाला ओढ़ना है। वो फौरन बोला, नहीं रानी साहब, सारी उम्र क्यों, बिटिया अपने घर जाएंगी। मारे कंजूसी के सफ़िया वही अब तक ओढ़े फिरती हैं। परवीन ने हंसकर कहा। दोनों को छोटी बहन की नुक्ताचीनी में बहुत लुत्फ आता था। मंजिले मामू मरने से पहले उनके लिए भात भी भिजवा गए थे। सारा सामान गोदाम में बंद पड़ा है। मजाल है जो सफ़िया ने एक चीज़ निकलवा कर आमिना के जहेज़ में लगवाई हो। ज़रीना सुल्ताना दोबारा ज़ेरे बहस मौजू पर लौटी। वो ज़माने लद गए जब यहाँ बरसरे रोज़गार मुसलमान लड़कों का कहत पड़ गया था। अब तो वालिदैन अपनी लड़कियों को तुम्हारी तरफ भेजना नहीं चाहते। वीज़ा पासपोर्ट की दिक्कतें, और खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ जाए तो रास्ते बंद, न ख़त न पत्थर। 2 दफ़े इन हालात का तल्ख तजुर्बा कर चुके हैं, और अमन के दिनों में कौन आसानी है। माँ बाप के आखिरी वक्त में बेटी उनकी सूरत देखने के लिए नहीं पहुँच पाती। वो तो कहो सन 71 के बाद उधर के रास्ते बंद हुए तो दूसरी राहें भी खुल गईं। अल्लाह ताला सारे ज़माने एक से नहीं रखता। पहलू बदला, पाँव उठाकर तख्त पर रखे। पैनी बेगम सफ़िया के लिए भी खूब पैगाम आए। उनके हाथ की माजूरी के बावजूद उन्हें कंबर अली का सोग मनाने से फुर्सत नहीं थी। इतना एक तरफा इश्क क्यों हो गया था। परवीन भी मुकाबले पर डटी रही। इश्क, तौबा लाहौल वाला, शरीफजादियाँ इश्क करती हैं। अरे बजिया, मुझे सब पता है। जो पैगाम उनके लिए बॉबी के ज़रिए आए वो आप सब ने बॉबी ही की मुखालफत में रद्द किए। बिल्कुल गलत। सफ़िया बेगम ने खुद ऐलान कर दिया कि वो निगोड़ी अंदरूनी आवाज़ उन्हें मना कर रही है। 2 रिश्तेदार कनाडा से आए थे। बोली हवाई जहाज़ पर न जाऊंगी। अब उनके लिए समुद्री जहाज़ किस तरह चलवाया जाता भाई। ज़रीना का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। और तुम अब किस मुंह से हिंदू से शादी का ताना शहला के लिए देती हो। तुम्हारे यहाँ कितनी लड़कियों ने ईसाई, यहूदी, अमेरिकनों, अंग्रेज़ों से ब्याह कर लिए। हाँ नहीं तो वो काफिर नहीं, मुशरिकी तो हैं। अहले किताब से मुसलमान औरत का ब्याह जायज़ है। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और तुम्हारे यहाँ भी अंग्रेज़ दामाद आने वाला है। वो कलमा पढ़कर निकाह कर लेगा, दिल से मुसलमान होगा। दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये कहो चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। खैर होगा। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।